भारत और नेपाल, दो देश, एक दिल, एक धर्म, सेम संस्कृति। क्या सच में हमारे रिश्ते इतने ही पवित्र हैं जितने दिखाई देते हैं? नेपाल में माओवाद से लेकर दरबार हत्याकांड तक, आईएसआई से लेकर सीआईए तक, क्या नेपाल आज एजेंसियों का अखाड़ा बन चुका है? मैं क्यों बात कर रहा हूं नेपाल के ऊपर? क्योंकि हमारे 24 बॉर्डर इस देश के साथ लगते हैं जो सभी ओपन है, जहां से कोई भी आदमी बिना रोक टोक के हमारे देश के अंदर आ सकता है। लेकिन सिर्फ दोस्ती नहीं आते यार, उन दोस्तों की आड़ में वो चेहरे भी हमारे देश के अंदर आते हैं जो आतंक से हिंदुस्तान को हिलाते हैं। क्या सच में नेपाल हमारा दोस्त है, या दोस्त की आड़ में आज वो कई बड़े देशों की एक कठपुतली बन चुका है? ये कहानी है भारत और नेपाल की। सन 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक शांति मित्र समझौता होता है राजा त्रिभुवन के साथ, और यहां पर यह तय किया गया कि हमारे सारे बॉर्डर्स ओपन रहेंगे। कोई भी नेपाली नागरिक हमारे देश के अंदर बिना पासपोर्ट और वीजा के आ सकता है। और 1955 में राजा त्रिभुवन की मृत्यु हो जाती है और नए राजा बनते हैं नेपाल के महेंद्र वीर शाह। और इन राजा का जो भी झुकाव था चाइना की ओर बढ़ता हुआ गया, और चाइना ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये धीरे धीरे इनकी दूरियां हिंदुस्तान के साथ होती रही, और 1962 के अंदर भारत और चाइना का वॉर हो गया। इस वॉर में नेपाल ने भारत का साथ नहीं दिया, और यहां तक कि यूएन में भी हमारा समर्थन नहीं किया। और 1963 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेपाल के साथ एक बफर जोन किया, और इसमें यह कहा कि हम नेपाल की शांति और संस्कृति पर पूरा ध्यान देंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नेपाल हमारा क्या है, एक पड़ोसी देश है। 1955 से लेकर 1972 के बीच में राजा महेंद्र का पूरा झुकाव चाइना की तरफ रहा, जिससे हिंदुस्तान से धीरे धीरे दूरियां होती गई, और इसका पूरा फायदा चाइना ने उठाया। 1972 में राजा महेंद्र शाह की डेथ हो जाती है, और नेपाल के नए राजा बनते हैं वीरेंद्र शाह। ये कहते हैं कि नेपाल के लोग कि ये राजा बहुत शांत और अच्छे मन के थे, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि नेपाल का विकास हो। और तब हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने नेपाल का दौरा किया और एक नारा दिया, एक साथ विकास का नारा। यह नारा था कि अगर भारत तरक्की करेगा तो नेपाल भी तरक्की करेगा। और 1975 में भारत ने सिक्किम को अपने साथ मिला लिया, और इसका पूरा फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने नेपाल को इस बात के लिए मना लिया और उन्हें पूरा विश्वास दिला दिया कि हिंदुस्तान नेपाल को भी अपने ही देश में मिलाएगा। और इससे नेपाल के राजा नाराज हुए, उन्होंने हिंदुस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया, और तभी इंदिरा गांधी जी ने इस बात से नाराज होकर नेपाल की पेट्रोलियम और ऑयल की सारी सप्लाई को रोक दिया। 1976 में राजा महेंद्र शाह ने यूएन के अंदर पीस ऑफ जोन का एक प्रस्ताव रखा, जिसमें बहुत सारे देशों ने समर्थन किया। यहां हिंदुस्तान और चाइना ने इसका एक विरोध किया, जिससे राजा वीरेंद्र बहुत नाराज हुए। 1982 और 83 के बीच में हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के कुछ एजेंटों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसने हमारी सुरक्षा को हिला के रख दिया, और हमें यह पता चलता है कि नेपाल चाइना से कुछ एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और हथियारों में डील कर रहा है। तभी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल में 21 ओपन बॉर्डर में से 19 बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है, पूरे बॉर्डर्स में नाकाबंदी हो जाती है, जिससे नेपाल बहुत नाराज हुआ। और फिर भी पूरा फायदा किसने उठाया? चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया। अगर इन बॉर्डर्स को सील नहीं किया जाता तो ये भारत के लिए सीधा एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा था। 1991 में नेपाल के अंदर कांग्रेस और माओवाद मिलकर वहां के राजाशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन कर रही थी। इनका एक ही मकसद था कि नेपाल से राजाशाही को खत्म करना, क्योंकि नेपाल के कुछ एक लीडर्स को लग गया था कि नेपाल चाइना और बड़े देशों की कठपुतली बन रहा है, जो उनके लिए आने वाले टाइम में खतरा था। और हिंदुस्तान को भी मालूम था कि अगर वेस्ट और चाइना का प्रभाव नेपाल के अंदर आया तो हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। गिरिजा प्रसाद कोइराला के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना राजा वीरेंद्र शाह को भड़काना शुरू करता है। उनकी एजेंसियां लगातार राजा वीरेंद्र शाह को कहती हैं कि धीरे धीरे तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और वो पूरा अगेंस्ट इंडिया हो जाते हैं और पूरा चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहां से धीरे धीरे नेपाल की धरती में आईएसआई की एंट्री होती है, और जगह जगह पर मदरसा और आईएसआई के ट्रेनिंग कैंप खुलना शुरू होते हैं। और दिन आता है 24 दिसंबर 1999 का,
जहां काठमांडू से ICR-114 एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया जाता है। और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था नेपाल की धरती से कि नेपाल की धरती धीरे धीरे ISI और बड़ी सीक्रेट सर्विस की कठपुतली बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसी प्लेन के अंदर हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के नेपाल के स्टेशन चीफ भी बैठे हुए थे। शायद ये बात कभी मीडिया में नहीं आई। ICR-114 को हाईजैक करने के बाद हमारे NSA चीफ डोवाल साहब ने इसका नेगोशिएशन किया और इसके बदले हमें मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़े आतंकी में से एक है, जो हर रोज हजारों मासूमों को मरवाता है। अगर नेपाल की धरती से प्लेन हाईजैक नहीं हुआ होता तो शायद आज भी मौलाना मसूद अजहर हिंदुस्तान की जेल में होता। और 9 जनवरी 2000 को पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे नेपाल के एक ऑफिसर के घर पर RDX बरामद होता है। ये वही RDX था जो ICR-114 हाईजैकरों के पास था, लेकिन राजा वीरेंद्र शाह ने इस बात को पूरी दबाने की कोशिश करी और चाइना कभी चाहता ही नहीं था कि ये बात वहां की मीडिया में आए, क्योंकि पावर पूरे राजा के पास थी। और इस बात को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से छुपाया और आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंची कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वहां के राजा वीरेंद्र शाह को भी इस हाईजैकिंग की खबर थी। पाक ऑफिसर के घर से 7 kg RDX मिलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ उसे दोबारा पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की ISI या चाइना की MSS नेपाल के अंदर कितनी सक्रिय थी और उनके पास नेपाल में कितनी पावर थी। नेपाल के राजा सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए और इंडिया ने इस बात से नाराज होकर 3 महीने के लिए नेपाल का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। 1 जून 2001 को नेपाल की धरती में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा विश्व हिल जाता है, क्योंकि नेपाल के राजा समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, राजा रानी उनके बेटे को। और इल्जाम लगाया दीपेंद्र शाह के ऊपर कि उन्होंने अपने पिता, अपनी माँ और बहन की हत्या कर दी। लेकिन आप खुद ही सोचो यार, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन, जो दीपेंद्र शाह खुद नेपाल के राजा बनने वाले थे, वो क्यों अपने माँ बाप की हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद खुद को भी शूट आउट कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक ही हाथ था और वो था CIA का। आप सोच रहे होंगे कि यार CIA सब कुछ क्यों कराएगी, क्या फायदा है CIA को, अमेरिका को क्या फायदा है कि नेपाल की रॉयल फैमिली को मरवाकर, उसे क्या फायदा होने वाला था। नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी रोड बनी, महेंद्र राजपथ, और इसी टाइम हाइड्रो पेट्रोलियम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए और इन सब के पीछे सपोर्ट रशिया का। आज भी अगर आप उस रोड को देखोगे तो आपको सोवियत यूनियन का बोर्ड नजर आएगा। इसके पीछे पूरा का पूरा रशिया का सपोर्ट नेपाल को। और यही सपोर्ट यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि CIA को पता चल गया था रशिया बहुत बड़ा आर्म्स का एक प्रोजेक्ट नेपाल की धरती पर बनाने वाला है, जिसको वहां के राजा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर रशिया का पूरा इन्फ्लुएंस या रशिया के कंट्रोल में नेपाल आ जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा एशिया को कंट्रोल करना चाहता था। अगर रशिया यहाँ एंटर होता है तो कहीं ना कहीं CIA या अमेरिका को बैकफुट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारा का सारा हत्याकांड CIA ने करवाया ताकि रशिया को बैकफुट में फेंका जा सके, रशिया अपना आर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल की धरती में ना बना पाए, जिसको राजा वीरेंद्र सपोर्ट कर रहे थे।